हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाँव में अभय एपिसोड नंबर 6। राजस्थान में सुबह का वक्त। काशी आराम से सो रही थी और अभय उसका हाथ अपने हाथों में लिए सो रहा था। जब काशी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका हाथ अभय ने पकड़ा हुआ था। वो धीरे से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ा के बिस्तर से नीचे उतर गई और दरवाजे की तरफ बढ़कर उसे खोला। उसने जैसे दरवाजा खोला वैसे ही अभय अपना हाथ दरवाजे पर रखकर उसे वापस बंद कर देता है। ये देखकर काशी नजरें नीचे किए हुए बोली, हमें घर जाना है। हम घर जाना चाहते हैं। हम आपको खुद छोड़ के आएंगे। आप अकेली नहीं जा रही हैं। ये सुनकर काशी चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई। अभय बाहर गया और कुछ देर में नौकर के साथ एक बड़ी सी थाल लेकर वापस आया। उसे थाल रखने का इशारा किया और नौकर को भेज दिया। ये हमारी मासा के कपड़े हैं और गहने। आप तैयार हो जाइए। अभय ये बोल के चले गए। काशी उठ के कपड़ों को लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में वो तैयार होकर नीचे आई तो सारे नौकर उसे देखकर हैरान हो गए। काशी अभय के दिए हुए कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी एक नौकर फूलों की थाल ले जा रहा था। काशी ने उस नौकर को आवाज़ देते हुए रुक कर पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? जी, देवी माँ की पूजा के फूल हैं। लाइए, हमें दे दीजिए, हम कर देते हैं आज की पूजा। काशी ने बहुत प्यार से बोला तो उस नौकर ने भी मुस्कुराकर फूल की थाल उसे दे दी। वो नौकर के हाथ साथ महल में बने मंदिर में आ गई। वो फूल की थाल देवी माँ के चरणों में रखकर पूजा की थाल उठा के आरती करने लगी। सारे नौकर आरती की आवाज़ सुन के मंदिर के पास चले आए। आज इस महल में कई सालों बाद आरती के बोल सुनाई दे रहे हैं। अभय कमरे में तैयार हो रहा था। जब उसके कानों में आरती के स्वर गए तो वो मुस्कुरा दिया। काशी ने आरती की और सबके सामने थाल करके उसे आरती और प्रसाद देने लगी। सारे नौकर को आरती दे के जब काशी आरती का थाल रखने लगी तो सारे नौकर जा चुके थे। तभी अभय ने आकर उसे पीछे खड़े हुए कहा, हमें आरती नहीं मिलेगी क्या? काशी ने पीछे मुड़ के देखा तो अभय खड़ा था। उसे आरती की थाल लाकर उसके सामने कर दी। अभय ने आरती की थाल पर हाथ फेरा और उसके सर पर लगा लिया। ये देखकर काशी हैरानी से उसे देखने लगी। उसे ऐसा हैरानी से देखते हुए अभय ने थाल में रखे सिंदूर का उठाया और उसके माथे में लेकर मांग भरते हुए उसे कहा, ऐसे मत देखिए, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। आखिर एक आप ही हैं जो मुझे डांट देती हैं, जिसे मैं झगड़ता हूँ, जिसे मैं गुस्सा दिखाता हूँ। ये कहकर वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। काशी उसके चेहरे की तरफ गौर से देखे जा रही थी और मन में बोली, क्या है आप अभय, और कैसे समझूं आपको मैं? अभय ने आरती की थाल अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे समझने में अभी वक्त लगेगा आपको, हुक्मरानी सा। काशी अपने मन के अंदर पूछे गए सवालों का जवाब उसके मुंह से सुनकर हैरान हो गई और उसे बोली, अब क्या आपको मन की आवाज़ भी सुनाई देती है? काशी ने हैरान होकर बोला, अब इतनी जोर से बोलोगी तो किसे नहीं सुनाई देगी? क्या कहकर अभय ने उस थाल की तरफ इशारा किया। काशी उसे इशारे को समझ नहीं पाई और उसे खींच कर बोली, आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते क्या? अभय ने उसकी तरफ थाल बढ़ाकर कहा, टीका लगाइए। उसकी बात सुनकर काशी ने टीका लगाकर थाल लिया और उसे प्रसाद देकर थाल रखकर जाने लगी तो अभय ने उसे कहा, मुझे नाश्ते में खीर खानी है। ये सुनकर काशी ने पीछे मुड़ के देखा और गुस्से में फिर चली गई। अभय भी मुस्कुराकर उसके पीछे चला गया। मालिनी ये सब एक पिलर के पीछे से छुप के देख रही थी। जब उसे अभय को काशी की मांग में भरते सिंदूर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब और कैसे हुआ था। अभय ने शादी कर ली थी और किसी को पता भी नहीं था। मालिनी ये सब सोचकर गुस्से में वहां से चली गई। काशी कुछ देर में खीर बनाकर लाई, अभय के सामने एक कटोरी में रख दिया। उसने बस मुस्कुरा दिया और खाने लगा। कुछ नौकर वहीं खड़े ये सब देख रहे थे। सब यही जानना चाहते थे कि आखिर काशी कौन है। तभी राणा जी भी आ गए। अभय खीर खा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने उठकर देखा तो विजय का ही कॉल था। उसे फ़ोन उठाया या तो दूसरी तरफ से विजय की परेशानी सी आवाज़ आई। उसने अभय से कहा, गुड मॉर्निंग हुकुम साहब, काशी है क्या? जी हाँ कंवर साहब, यही है, लीजिए बात कर लीजिए। ये कहकर अभय ने फ़ोन काशी को दिया। काशी ने फ़ोन लेते हुए विजय से कहा, हाँ कंवर साहब बोलिए। प्रिंसेस आप ठीक है ना? जी कंवर साहब हम ठीक हैं। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? प्रिंसेस पापा की तबीयत खराब हो गई है, वो इस वक्त शिमला में हैं, हमें वहाँ जाना होगा। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप अभय के महल में रह सकती हैं? बस कुछ दिनों की बात है, प्लीज़ प्रिंसेस। कोई बात नहीं कंवर साहब, आप जाइए, हम रह लेंगे। शालिनी को अपने साथ ले जाइए, आपको किसी का साथ मिल जाएगा और आप हमारी फिक्र मत कीजिएगा, आप आराम से जाइए। काशी अभय से बात कर दीजिए, काशी अभय से बात करा दीजिए। ये सुनते ही काशी ने वापस से फ़ोन वहीं को अभय को दे दिया। अभय ने फ़ोन लेते हुए उसे कहा, जी कंवर साहब कहिए। हुकुम साहब हमें शिमला जाना पड़ रहा है, तो क्या काशी आपके साथ कुछ दिन रह सकती है? अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो। वो यहाँ किसी को नहीं जानती है,
इसलिए प्लीज़। ये सुनते ही अभय ने विजय को खुश होकर बोला, हाँ बिल्कुल कंवर साहब, आप जाइए आराम से। विजय ने उसे शुक्रिया कहा और फ़ोन रख दिया। अभय रख कर वो काशी को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उसे ऐसा मुस्कुराता देखकर काशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उठी और खीर का कटोरा उठा के नौकर को दे दिया। उसे ऐसा करता देख के अभय ने उसे हैरान होते हुए कहा, अरे हम खा रहे थे ना, आपने उसे क्यों दिया? नहीं, हंस लो पहले आप, और अब चलिए, देर हो रही है मीटिंग के लिए, बाकी बाहर खा लीजिएगा। ये खाकर उसने एक नौकर से अपना बैग मंगवाया तो नौकर जल्दी से जाकर उसका बैग ले आया और काशी ने बैग लिया और अभय को घूरते हुए बाहर की तरफ चली गई। अभय उसे देखकर मुस्कुरा के उसके पीछे चला गया। राणा उसका बैग उठा पीछे आ रहा था। सारे नौकर बस काशी और अभय को जाते देख रहे थे और बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ मालती अपने घर पहुंची और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वो अंदर जाकर गुस्से में सारी चीज़ें तोड़ने लगी। तेजी से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, काशी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें नहीं पता तुमने किस चीज़ को लेना चाहा है। और अभय, मैंने तुमसे प्यार किया है। एक राजकुमारी होके सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन गई, पर तुमने क्या किया? उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ शादी कर ली और तुमने ये बात मुझे छुपाई मुझसे। काशी, तुम्हें मरना होगा तुम्हें, क्योंकि अभय सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मुझे अभय को कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। ये बोल के उसे शीशे पर फूलदान मारा और शीशा टूट गया। कुछ देर काशी और अभय डायरेक्टर के ऑफिस में थे। कुछ देर बाद काशी और अभय डायरेक्टर के ऑफिस में थे। जब डायरेक्टर ने अभय को देखा तो खुद उठकर उसे बैठने को कहा। काशी उन्हें देखकर हाथ जोड़ के बोली, प्रणाम। डायरेक्टर साहब दोनों के साथ बात करने लगे और प्रोजेक्ट के काम के बारे में पूछते हुए उनसे बोला, तो काशी जी, आपको क्या लगता है कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? जी फिक्र मत कीजिए, जी आप फिक्र मत कीजिए, काम वक्त पर हो जाएगा और आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। डायरेक्टर साहब उसे मिल के काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। फिर उन्होंने दोनों को देखते हुए कहा, हुकुम साहब और काशी जी, अगर आज रात आप दोनों हमारी दावत में आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है अपनी शादी के पूरे 50 साल पूरे होने पर। उसकी बात सुनकर अभय ने हाँ कह दिया और काशी के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर काशी ने उसे गुस्से करते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी आपको हाँ बोलने की? आपको मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था पहले। उसका गुस्सा करने पर अभय ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, गलती हो गई हुक्मरानी साहब, माफ़ कर दीजिए ना। उसे ये करता देखकर काशी उसका हाथ नीचे लाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? तभी किसी ने अभय को खंबागणी हुकुम साहब कहा तो अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो सहरावत साहब खड़े थे। सहरावत साहब राजस्थान के अच्छे व्यापारियों में से गिने जाते थे, पर अपनी गंदी हरकतों की वजह से ये मशहूर थे। अभय के दुश्मनों में इनका नाम भी शुमार था। उसे देखकर अभय ने रोबदार आवाज़ में कहा, खंबागणी सहरावत जी। काशी ने देखा अभय एकदम से बदल गया। उसके बोलने का तरीका, उसके देखने का अंदाज, सब एकदम से चेंज हो गया। अब वो लग रहा था कि वो एक हुक्मसा है, किसी रियासत का मालिक है। सहरावत जी ने जब काशी को देखा तो उसकी खूबसूरती पर मर मिटा और उसे देखते हुए अभय से बोला, वैसे ये कौन है? कहीं ये तो वो तो नहीं जिन्हें आपसे आधा प्रोजेक्ट ले लिया? क्या नाम है? मैं भूल रहा हूँ। ये कहकर सहरावत ने अपने दिमाग पर जोर देने शुरू किया। उसकी बात सुनकर काशी को देखते हुए अभय ने कहा, काशी प्रताप सिंह। यह सुनकर सहरावत ने काशी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, काशी जी हेलो। काशी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी प्रणाम। ये देखकर सहरावत ने अपनी गंदी नीयत को आंखों तल में लाते हुए बोला, ओह प्रणाम, क्या बात है, आज के ज़माने में ऐसी लड़की भी होती है? सच में काशी जी, आपने दिल जीत लिया। पर उसके ये कहने पर काशी शांत रही। उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, हम आपसे बाद में मिलते हैं सहरावत साहब, अभी काम है तो चलते हैं खंबागणी। यह कहकर अभय काशी को लेकर चला गया। सहरावत जाते हुए काशी को पीछे से देख रहा था। गाड़ी में बैठे काशी राणा जी से बोली, राणा जी गाड़ी किसी मार्केट में रोक दीजिए, हमें कुछ कपड़े और सामान लेना है। यह सुनकर अभय ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राणा गाड़ी किसी अच्छे से अच्छे मॉल में ले चलो, हुक्मरानी साहब को शॉपिंग करानी है। नहीं, हमें मॉल में नहीं जाना, हमें मार्केट नहीं जाना। अभय ने उसे देखकर कहा तो काशी खिंच के बाहर देखने लगे और खुद से बोली, जब देखो अपनी मर्जी चलानी होती है इन्हें। उसे ऐसे बोलता देख के अभय ने उसे पूछा, कुछ कहा आपने? काशी उसे देखकर गुस्से में बोली, नहीं। उसे गुस्से में देखकर अभय मुस्कुरा रहा था। राणा जी ने गाड़ी को मॉल ले जाने को कहा। कुछ देर में वो राजस्थान के सबसे बड़े मॉल के सामने खड़े थे। काशी बाहर आई अभय के साथ में। काशी के बाहर नीचे उतर कर देखा, मॉल के आसपास कोई नहीं था, बस अभय के गार्ड्स खड़े थे। उसे लगा अंदर होंगे लोग। वो अंदर बढ़ गई, पर जैसे अंदर आई तो देखा कि मॉल खाली था। वो हैरान थी कि दोपहर की 3 बजे भी मॉल इतना खाली। उसने राणा से पूछा, राणा जी ये मॉल इतना खाली क्यों है? कोई है क्या? है क्यों नहीं यहाँ पर? वो हुक्मरानी साहब
हुकुम शाह का ऑर्डर था कि जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक ये मॉल खाली रहेगा, बस आप ही यहाँ शॉपिंग करेंगी। ये सुनकर काशी हैरान होकर बोली, क्या इनके दिमाग का इलाज करवाओ, पागल है क्या ये, बताओ ऐसा कोई करता है क्या। तभी पीछे से आते हुए अभय बोले, मिर्ची खा के पैदा हुई थी आप काशी, कितना बोलती हैं आप। काशी ने घूर के देखा उसे और एलिवेटर की तरफ बढ़ गई, बड़बड़ाते हुए उसके पीछे ही वो भी बढ़ गया। काशी ने जैसे पैर रखा वो गिरने को हुई तो अभय ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अभय का हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथ से उसके कंधे को पकड़ा हुआ था। अभय की छुअन उसे बेचैन कर रही थी। पहली बार ऐसा था जब काशी को उसके छूने पर एक अजीब सा एहसास हुआ था। हम पहुंच गए काशी, अभय ने धीरे से कहा तो काशी जल्दी से दूर हट गई। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। काशी राणा जी के साथ कपड़ों की शॉपिंग में चली गई। अभय भी उसके पीछे आया तो जैसे वो अंदर गया उसे शॉप का मालिक तुरंत आके खड़ा हो गया और हाथ बांध के उसे थोड़ा झुक के कहा, खंबा कनी हुक्म सा आप यहाँ, अरे हमें बुला लिया होता, आपने आने की तकलीफ क्यों की। यह सुनकर अभय ने काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें सामान लेना है, आप इन्हें जो चाहिए दिखाइए और दे दीजिए। जी हुक्म सा, उस आदमी के ने बोला और अपनी शॉप में काम करने वाले सारे नौकर्स को काम पर लगा दिया। काशी वो आदमी एक से एक अच्छे राजस्थानी लिबास दिखा रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान हो गई। उसे परेशान देखकर अभय उठकर उसके पास आया और एक नीले रंग की चुनरी उसके सर पर ओढ़ा और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया और उसे देखते हुए बोला, बहुत सुंदर लग रहा है, इसे पैक कर दीजिए। ये बोलकर अभय ने वो दुपट्टा एक लड़के को देते हुए उसे पैक करने को कहा। ऐसे करके अभय ने काशी के लिए बहुत सारे कपड़े पैक करवा दिए। काशी खड़ी हुई देखे जा रही थी। उसके सारे सामान लिया और अभय के साथ महल आ गई। काशी महल आकर वापस अभय के कमरे में चली गई। सारे नौकर फिर से ये देखकर हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। रात का वक्त था। राजस्थान में ही अभय नीचे बैठा काशी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके कानों में काशी की पांजेब की झंकार सुनाई दी। उसने सर उठा के देखा तो काशी को देखकर उसका दिल एक वक्त के लिए जोर से धड़का। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि अभय उसे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। काशी के खुले बाल, आधे बालों को आगे किया हुआ, मांग में सिंदूर टीका, राजस्थानी टीका, हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ, आंखों में काजल। अभय उसकी तरफ बढ़ा और धीरे से उसके नज़दीक आया। उसके ऐसे नज़दीक आने से काशी घबरा गई। उसने उसकी आंखों में काजल लेके काशी के कान के पीछे लगा दिया और धीरे से उसके कानों में कहा, किसी की नज़र ना लग जाए आपको। ये सुनकर काशी की नज़रें झुकी हुई थी। ये सुनकर काशी की नज़रें अपने आप झुक गई। तभी राणा अंदर आते हुए कहा, हुकुम सा चले। जी चलिए, अभय ने बोला और काशी को चलने का इशारा किया। वो आगे बढ़ गया और अभय राणा जी के साथ पीछे आ रहा था। सब गाड़ी में बैठकर निकल गए। अभय बार बार काशी को देखे जा रहा था। तभी गाड़ी को रेडियो पर गाना बज गया, लग जाए गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ये गाना शायद अभय के एहसासों को इस वक्त बयां कर रहा था। वो बस काशी को ही देखे जा रहा था। गाड़ी आकर होटल के सामने रुकी। नौकर ने दरवाजा खोला तो दोनों बाहर आए और अंदर चले गए। काशी जैसे अंदर आई पार्टी में तो सबकी नजरें बस उस पर ही थी। सब उसे ही देखे जा रहे थे। तभी डायरेक्टर साहब उन्हें देखकर उसकी तरफ आते हुए बोले, वेलकम अभय प्रताप सिंह। अभय ने भी मुस्कुरा के हाथ हिलाया। डायरेक्टर साहब बहुत ही खुशमिजाज आदमी थे। उनके स्वभाव भी बहुत अच्छा था, इसलिए अभय उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। वैसे आपको अगर आपत्ति ना हो तो क्या काशी जी की तारीफ कर दें हम। ये बोल के डायरेक्टर साहब हंस दिए। अभय ने मुस्कुरा के कहा, जी बिल्कुल, हमें क्या आपत्ति है। तभी डॉक्टर साहब की पत्नी ने आते हुए बोला, किसकी तारीफ कर रहे हैं आप। उसकी आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे और डायरेक्टर साहब ने उसे कहा, अरे किसी की नहीं, आपके अलावा हम भला किसी की तारीफ कर सकते हैं। हमारी पत्नी कमलेश्वरी सिंह। डायरेक्टर साहब ने अपनी पत्नी को काशी और अभय से मिलवाया। उन दोनों ने प्रणाम किया। डायरेक्टर साहब ने काशी को अपनी पत्नी से मिलवाते हुए कहा, और ये है काशी प्रताप सिंह, और इन्हें तो आप जानती हैं ना। यह सुनकर कमलेश्वरी जी ने हैरानी से बोला, काशी प्रताप सिंह, मतलब अभय ने शादी कर ली। कब। उसकी बात सुनकर काशी और अभय ने घबरा के एक दूसरे की तरफ देखा। कमलेश्वरी जी की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं, काशी जी का विवाह तो किसी और के साथ हुआ है। ये दोनों प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं। माफ़ करना काशी बेटा। और ये कहकर कमलेश जी काशी से बात करने लगे। कुछ देर उन दोनों से बात करने के बाद डायरेक्टर साहब स्टेज पर आ गए और माइक लेकर सबको देखते हुए बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सब का आभारी हूँ कि आप सब आज मेरी खुशी में शरीक होने आए, और ख़ास करके मैं हुकुम शाह का आभारी हूँ कि जो इस वक्त व्यस्त होने के बाद भी आए। आज मेरी शादी की पूरे 50 साल हो गए और इन 50 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए, पर मेरी धर्मपत्नी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। एक अच्छे साथी की पहचान तब होती है जब वो आपके सुख में नहीं दुख में साथ दे, और कांटों
भरे रास्ते में भी आपका हाथ थामे रहें। एक लड़की को कुछ नहीं चाहिए होता है, बस सम्मान और थोड़ा प्यार के अलावा। इसी भरोसे वो आपका हाथ थामती है और कि आप उसका साथ देंगे। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिसकी शादी हुई है और जिनकी होने वाली है, कि ज़िंदगी में उस इंसान को सम्मान दो जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के बस आपके भरोसे पर चली आई है। आप सब के लिए मैं राजस्थान के कुछ बंजारों को बुलाया है। आप सब उसके गानों को मस्त हो के सुनिए। यह कहकर डायरेक्टर साहब मुस्कुरा के अपनी पत्नी के साथ नीचे आके बैठ गए। अभय भी आके सोफे पर बैठ गया। काशी दूर खड़ी थी, बंजारे आकर बैठ गए। गाना शुरू हुआ। सब गाने की धुन पर धीरे धीरे आके बैठने लगे और गाना गाने लगे। बंजारा गाने गा रहे थे और ये सुनाई देती थी जैसे दिल की धड़कन काशी की हो रही हो। काशी कोने में खड़ी सुन रही थी। कमलेश्वरी जी ने देखा तो आप आके बैठने का इशारा किया। काशी आके अभय के बगल में बैठ गई। वो आके पहलू में ऐसे बैठी कि शाम रंगीन हो गई। जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई। ऐसा कुछ गाना चल रहा था। अभय काशी को देखे जा रहा था। आज उसका दिल उसे बगावत कर रहा था। उसे काशी के हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया। काशी ने हटाने की कोशिश की तो उसे और कसकर पकड़ लिया। काशी ने घबरा के उसे देखा। अभय के छूने से काशी को अजीब सा एहसास हो रहा था। आज की शाम जैसे मदहोश भरी हो, हर तरफ जैसे मोहब्बत ही मोहब्बत थी। कभी कभी शाम ऐसे डलती है, किसी को पता ना था। ऐसे ही गाने के बोल आगे बढ़ते जा रहे थे और अभय और काशी एक दूसरे की आंखों में खोए जा रहे थे। काशी गाना खत्म होने पर वहां से उठ के बाहर चली गई। होटल के बाहर बड़ा सा बगीचा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। वो आकर वहां खड़ी हो गई। आखिर क्यों अभय, क्यों कर रहे हैं आप ये सब मेरे साथ? मत कीजिए। एक और धोखा मेरे साथ अगर हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इस बार बहुत मुश्किल से मैं समझ पाई हूँ खुद को। आप पर भरोसा मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे भरोसे को बनाने ही नहीं दिया तो आज कैसे कर लूं आप पर भरोसा? ये कहते हुए काशी खुद को खुद में समेटते हुए आंखें बंद किए खड़ी हुई थी। तभी अभय ने काशी को शॉल उड़ाते हुए कहा, एक बार भरोसा करके देखो काशी, टूटने नहीं दूंगा अपने भरोसे को। काशी उसके छूने से दूर हट गई और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। हाँ से उसके खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अभय उसके अपने कदम बढ़ा के उसके पास आया और उसके नज़दीक आते हुए उसके बालों को हटाते हुए कहा, जानता हूँ कि बहुत दर्द दिया है आपको, पर एक बार भरोसा कर लो। काशी उसकी छूटने से जैसे पिघल रही हो, काशी उसके छूने से जैसे पिघल रही हो। उसके मुंह फेर लिया और मुंड में खड़ी हो गई तो अभय ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपने सर को अपने कंधे पर रख लिया और उसे बोला, काशी आप पहली और आखिरी लड़की हैं जिसको चाहते हैं हम। काशी एक आप ही हैं जिसके चेहरे पर हम मुस्कान देखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कब पर आप बस चुकी हैं हम में। यह सुनकर काशी उसे दूर हटते हुए उसे देखकर बोली, नहीं कर सकते आप पर भरोसा, कभी नहीं कर सकते। आपके लिए मेरे दिल में क्या दिमाग में भी कुछ नहीं है। आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं, बस एक अजनबी। अभय उसके नज़दीक आकर उसके चेहरे को पकड़ के बोला, कुछ नहीं है आपके दिल में मेरे लिए, मैं अजनबी हूँ आपके लिए, कुछ नहीं हूँ मैं आपके लिए, कुछ भी नहीं हूँ क्या? आपके लिए मेरे दिल में क्या दिमाग में भी कुछ नहीं है। आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभय उसके नज़दीक आकर उसके चेहरे को पकड़ के बोला, कुछ नहीं है आपके दिल में मेरे लिए, मैं अजनबी हूँ आपके लिए, कुछ नहीं हूँ मैं आपका काशी। काशी ने उसे देखा। जिसकी आंखों में गुस्सा था वो काशी को देख रहा था। उसके कांपते होठ, उसकी काजल से भरी आंखें। अभय जैसे मदहोश हो रहा था। काशी ने उसे नज़दीक देखा तो नजरें झुका ली। अभय उसके कांपते होठों के पास आ रहा था। काशी ने आंखें बंद कर ली। अभय ने उसके होठों के पास आ रहा था कि तभी बिजली कड़की और काशी जैसे होश में आई हो उसे अभय को दूर किया और एक जोर का तमाचा उसके गाल पर दे मारा। हिम्मत कैसे हुई आपकी हमारे नज़दीक आने की? दूर रहिए हमसे, कोई वजूद नहीं है आपका हमारा ज़िंदगी में, कोई भी वजूद नहीं है। काशी इतना बोल के गुस्से में रोती हुई चली गई वहाँ से और अभय वहीं हैरान खड़ा रहा। बारिश शुरू हो गई थी। अभय उस बरसात में भीगता जा रहा था। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस कहानी को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगती है। काशी के जाने के बाद अभय उस बरसात में भीग के जा रहा था। काशी के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देख के वो टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे उसे यकीन दिलाए। वो वहीं बारिश में खड़ा भीगता रहा। बरसात खत्म हुई और उसके साथ उसके कसमकसान ने भी उसे एक फैसला लेते हुए कहा, काशी अब हम नहीं, आप खुद आएंगी हमारे पास। आपके दिल में जो मोहब्बत दबी है उसे बाहर निकालना होगा और ये काम हम करेंगे। अजनबी नहीं हम, ये आपको जानना होगा। अब आपके सीने में अब आपकी नहीं हमारी धड़कन धड़क रही है। उसे मैं खुद के साथ बगावत नहीं करने दूंगा। वादा करता हूँ आप एक दिन खुद भाग के हमारी बाहों में आएंगी। यह एक राजपूत का वादा है आपसे। काशी अंदर
कमलेश्वरी जी के साथ थी। अभय अंदर आया और डायरेक्टर साहब से विदा लेकर चला गया। राणा को काशी की हिफाजत के लिए छोड़ा गया और कुछ बॉडीगार्ड्स को भी। काशी जब बाहर आई तो राणा खड़ा था, पर अभय को उसे कहीं नहीं देखा। तो राणा ने पूछा, राणा जी आपके हुक्म सा कहाँ हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, हुक्म रानी साहब वो तो चले गए, आपके लिए गाड़ी छोड़ गए थे, चलिए महल चलते हैं। उसकी बात सुनकर काशी जाके गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ अभय महल पहुंच चुका था। उसने नौकर को बुलाया और काशी के सारे सामान को मेहमानों के कमरे में ले जाने को बोल दिया। उसकी बात सुनकर उसके सब ने वैसा ही किया। उससे बोल दीजिएगा उसका कमरा नीचे है। अभय ने इतना कहा तो नौकर सुन के चले गए। अभय ने दरवाजा बंद किया और मालिनी को फ़ोन किया। मालिनी ने अभय का फ़ोन देखा तो खुशी से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे जल्दी से फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ अभय बोलिए। मालिनी आप आज आई नहीं, सब ठीक है ना? यह सुनकर मालिनी ने खुशी से कहा, हाँ अभय सब ठीक है। कल आप आ रही हैं ना ऑफिस में? आप बोलिए तो आ जाऊँ अभय? हाँ आप आ जाना, बहुत काम है, आप रहेंगी तो हेल्प हो जाएगी मेरी। जी कल सुबह महल आ जाएंगे, साथ में चलेंगे। ठीक है जी अभय मैं आ जाऊंगी। अच्छा गुड नाइट। ये कहकर अभय ने फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ मालिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उठी और खुद को ठीक किया। नौकर को बुला के अपना कमरा ठीक करवाने लगी। वो आज बहुत ज़्यादा खुश थी। अभय मैं जानती हूँ तुम्हारे लायक नहीं हूँ वो लड़की। अभय मैं जानती हूँ तुम्हारे लायक नहीं है वो लड़की। अरे उसकी औकात ही क्या जो आपके साथ खड़ी हो सके। आपके लिए सबसे अच्छी मैं हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे दिल को जीत के दिखाऊंगी। ये कहकर मालिनी खुशी से उछल पड़ी। और वहीं दूसरी तरफ काशी महल आई और अंदर जाकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी एक मैडम आपका कमरा नीचे है। उसकी बात सुनकर काशी ने कुछ नहीं बोला। उसकी आदत हो गई थी अभय के ऐसे बर्ताव की। नौकर आया और उसे मेहमानों वाले कमरे में छोड़ के जाने लगा तो काशी ने उसे सामने लगे तस्वीर को देखकर पूछा, ये तस्वीर किसकी है? ये अभय साहब के माता पिता की तस्वीर है। ये कहकर नौकर चला गया। काशी उस तस्वीर को कुछ देर खड़ी देखती रही और फिर जाके बिस्तर पर शॉल ओढ़ कर बैठ गई। आज जो हुआ उसे सोचने लगी। कुछ देर बाद वो सो गई। अभय की नींद नहीं आ रही थी। वो उठा और पानी के लिए गिलास उठाया तो उसे में पानी नहीं था। देखा जग भी खाली था। उसे जग उठाया और खुद नीचे पानी लेने चला आया। उसे पानी लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसके कानों में काशी की चीखने की आवाज़ आई। वो भाग के कमरे में गया। देखा काशी नींद में चिल्ला रही थी। उसने उसे शांत करवाया, उसके माथे को सहलाया और उसे शांत करवा के वापस सुला दिया। ठीक से कंबल उठा के लाइट बंद करके बाहर आ गया। ये सारे दर्द हमने दिए हैं आपको, हम ही इसकी दवा भी करेंगे काशी। ये कहकर अभय अपने कमरे से चला आया। सुबह का वक्त था। राजस्थान में सुबह जब अभय के कानों में आरती की आवाज़ गई तब उसकी आंख खुली। वो उठ के रेडी होने चला गया। काशी सबको आरती दे रही थी। तभी अभय तैयार होकर नीचे आया। वो काशी के सामने आया, उसे बिना देखे आरती ले चला गया, पर कहीं से उसे कुछ नहीं कहा। अभय जा के खाने की मेज पर बैठ गया। तभी अंदर आते हुए मालिनी ने कहा, गुड मॉर्निंग अभय। अभय उसे देख के मुस्कुरा दिया। उसे देखकर अभय उठ के उसे गले लगाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मालिनी। काशी नौकरों के साथ नाश्ता लेकर आई ते हुए मालिनी को देखकर मुस्कुरा के कहा, प्रणाम मालिनी जी। उसने अभय के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग काशी, आप कैसी हैं? काशी ने नाश्ता निकालते हुए कहा, जी अच्छे हैं। वो सब को नाश्ता देकर बैठते हुए राणा से बोली, राणा जी एक काम था, अगर आप कर दे तो। जी हुक्म कीजिए आप। काशी ने चाय पीते हुए कहा, पहला काम है मेरे लिए एक फ़ोन ले आइए और दूसरा एक घर देख लीजिए हमारे लिए। बाबा से हमने बात कर ली है इस बारे में, उन्होंने अनुमति दे दी है। अभय ने जब ये सुना तो गुस्से में नाश्ता छोड़ के उठ गए, पर मालिनी तो खुश हो रही थी। आप यहाँ भी तो रह सकती है ना? राणा की बात का काशी कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही मालिनी ने कहा, जब काशी कुछ बोल रही है तो आपका काम है सुनना। एक नौकर होकर नौकर ही रहो, एक नौकर हो नौकर ही रहो। काशी ने उसके गुरूर को तोड़ते हुए कहा, माफ़ करिए पर आप कुछ गलत बोल गई मालिनी जी। राणा जी इस घर के नौकर नहीं हैं। ये हुकुम शाह के ज़िंदगी में वो मायने रखते हैं जो आप भी नहीं रखती हैं। हुकुम शाह पर आए हर बार को खुद पर झेल जाते हैं। राणा जी हुकुम शाह की ज़िंदगी में एक दोस्त भी हैं जो उन्हें हर हालात में साथ देते हैं। यह सुनकर मालिनी को गुस्सा आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इतना कहकर उसे काशी पर हाथ उठा दिया, पर बीच में राणा आ गए और उस थप्पड़ उसे जाके लगा। अभय को ये सब देख के मालिनी पर गुस्सा आ गया। ये देखकर काशी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, राणा जी आप ठीक तो हैं? मालिनी जी माफ़ी मांगो इनसे। मैं और इस नौकर से माफ़ी कभी नहीं, मालिनी ने गुरूर में बोला और जाने लगी। काशी ने उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ के उसकी पीठ से लगा दिया। मालिनी दर्द से कर्रा उठी। काशी ने उसके हाथ को पकड़े हुए कहा, अब दर्द हुआ आपको? क्या समझा आपने हमें?
हम कोई कमज़ोर सी लड़की हैं, बहुत गलत समझ लिया आपने। राजकुमारी मालिनी, हम बनारस के हैं, वहाँ तो जरा सी बात पर बच्चा बच्चा पत्थर उठा लेता है खुद के लिए। अब चलिए माफ़ी मांगे इनसे। अभय ने ये सब देख के हैरान था। राणा भी हैरानी से देख रहा था और बाकी सारे नौकर भी। उसने मालिनी का हाथ छोड़ते हुए कहा, काशी छोड़ो इसका हाथ। उसके कहने पर काशी ने उसका हाथ छोड़ दिया। अभय मालिनी को लेकर ऑफिस चला गया। काशी वहीं खड़ी हुई कुछ सोच रही थी। उसे सोचता देख कर राणा ने कहा, चलिए हुक्म रानी साहब। जी चलिए, ये कहकर काशी अपने बैग उठाकर चल दी। अभय मालिनी के साथ ऑफिस पहुंचा और कुछ देर बाद काशी भी आई। उसके पैरों की झंकार सुन के सब खड़े होकर देखने लगे। राणा काशी को लेकर उनके केबिन में आ गया। लड़के तो काशी की खूबसूरती पर मर मिटे और लड़कियां हैरान थी कि ये कौन है, पर काशी इन सब से बेखबर अपने केबिन में आ गई थी। राणा जी, आप अपने हुक्म शाह से फाइल ले आइए और प्लीज़ हमारे घर का इंतजाम कर दीजिए। ये कहते हुए काशी ने अपना बैग रखा और कुर्सी पर बैठ गई। राणा ने आशा भरी नज़रों से देखते हुए कहा, आप यहीं रुक जाइए हुक्मरानी साहब। काशी ने राणा को समझाते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, राणा जी, एक लड़की के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उसका खुद का स्वाभिमान होता है और मेरे स्वाभिमान मुझे वहाँ रहने की इजाज़त नहीं देता। राणा ने उसकी बात सुनकर सर हिला के हाँ बोल दिया और वहाँ से चला गया। सुबह से शाम तक काशी अपने केबिन में काम करती रही। शाम हो जाने पर राणा जी ने उसे पास आया और बोला, हुक्मरानी साहब, ये आपका फ़ोन। घर चले, शाम हो गई है। हुक्मरानी साहब। उसकी बात सुनकर काशी ने फाइल बंद कर के रखते हुए अपने बैग में को उठाते हुए कहा, जी राणा जी चलिए, घर का क्या हुआ? अगर ना मिला हो तो आप मुझे होटल में ही एक रूम दिला दीजिए। मैं अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं हुक्मरानी साहब। जी बोलिए ना राणा जी, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? राणा ने उसके साथ लिफ्ट के अंदर जाते हुए कहा, हुक्मरानी साहब, आप महल में यहीं रह जाइए। हुक्म साहब बुरे नहीं हैं, बस सबको खोने के बाद ऐसे हो गए हैं। क्यों, उनके परिवार में कोई नहीं है? राणा जी, नहीं, उन्होंने सबको खो दिया। एक कार दुर्घटना में सबकी मौत हो गई। इनके दुश्मनों ने किसी को नहीं छोड़ा। उस वक्त हुक्म साहब लंदन में थे, इसीलिए वो बच गए और उस हादसे ने उसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, उसके स्वभाव को भी। आज वो भी बहुत सारे दुश्मनों से घिरे हुए हैं। हुक्मरानी साहब, ये बताते हुए वो काशी को लेकर लिफ्ट से बाहर आ गए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठकर खुद भी बैठ गए। पर राणा जी हमारा हुआ वहाँ रहना अच्छा नहीं होगा, हम होटल में रह लेंगे। हुक्म रानी साहब, मेरे कहने से आप रह लीजिए। काशी कुछ सोचने लगी और सोचकर बोली, ठीक है। काशी महल पहुंची तो देखा अभय अभी तक आया नहीं था। वो अपने कमरे में आ गई। उसकी नज़र अभय की माँ की तस्वीर पर चली गई। वो कुछ देर उसी तस्वीर को देखती रही, फिर खाना खाने चली आई। खाना खा के बाहर चली आई और वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद एक गाड़ी अंदर आई, उसमें से मालिनी और अभय बाहर आए। अभय ने देखा कि काशी देख रही है तो उसे मालिनी को गले लगा लिया। मालिनी ने उसके गालों पर किस किया और गुड नाइट बोल के चला गया। अभय ने काशी को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। वो अंदर चला गया। काशी कुछ देर वहीं बैठी और फिर अंदर चली गई। अब रोज़ यही होता। अब अभय मालिनी के साथ ऑफिस जाता और घर भी उसी के साथ आता। काशी को कहीं ना कहीं उसी की आदत बुरी लग रही थी, पर उसने कुछ नहीं बोला। काशी भी ऑफिस जाती और रात के में घर आके अभय के आने का इंतजार करती। बगीचे में बैठ के और अभय देर रात तक महल वापस आता तो वो भी मालिनी के साथ में। 1 महीना बाद राजस्थान में काशी का प्रोजेक्ट आज खत्म हो चुका था। प्रोजेक्ट की खुशी में डायरेक्टर साहब ने एक शानदार पार्टी रखी थी आज रात को। काशी खुश थी कि उसका पहला प्रोजेक्ट इतना अच्छे से पूरा हुआ। काशी ऑफिस से बहुत जल्दी महल निकल गई। महल आके देखा तो विजय और शालिनी बैठे हुए थे। विजय ने जब पाजेब की झनकार सुनी तो वो जल्दी से उठा और पीछे मुड़ा और भाग के काशी के गले लग गया और फिर उसे दूर होते हुए बोला, प्रिंसेस, पता है आपको कितना मिस किया है हमने। शालिनी के रहने के बाद भी आपने हमें मिस किया, हमें तो नहीं लगा। काशी ने धीरे से बोला। उसे तो दोनों मुस्कुरा दिए। शालिनी भी आके काशी के गले लगी। जब उसे पता चला कि प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है और आज रात पार्टी है उसके लिए, तो सब बहुत खुश हुए। विजय और शालिनी बैठ के काशी से बात करने लगे। रात का वक्त था। पार्टी हॉल। आज इस पार्टी में बड़ा से बड़ा व्यापारी मौजूद था। काशी विजय शालिनी के साथ आई थी। अभय मालिनी के साथ आया था। उसे अभय के साथ देखकर शालिनी ने कहा, मुझे तो ये मालिनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके साथ पता नहीं क्यों फेविकोल के साथ चिपक रही है। उसकी बात काशी ने सुना तो मुस्कुरा दिया। तभी डायरेक्टर साहब स्टेज पर आए और माइक के सामने खड़े हो गए और सभी की तरफ देखकर कहने लगे, तो आज शाम की ये शानदार पार्टी सिर्फ इसीलिए है कि काशी जी और हुकुम शाह ने ये प्रोजेक्ट जीता भी और इसे वक्त पर पूरा भी कर दिया। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। और मैंने सुना है कि काशी जी गाती बहुत अच्छा है। बनारस की सुबह इनके ही आवाज़ से होती थी, तो आज हम सब के लिए काशी जी एक प्यारा सा गीत गाने वाली हैं। इतना कहकर डायरेक्टर साहब काशी के पास आ गए और बाकी सब तालियां बजाने लगे। काशी ने हैरानी से देखा सबको। डायरेक्टर साहब ने बहुत कहने पर उसे गाना शुरू किया। कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े थे। अभय मालिनी के साथ बैठा था। रात भर दिए
नामक में लहराते रहे, रात भर दिए नमक में लहराते रहे। सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। सबके जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी, सबके जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी। आपके आने की एक आस थी, अब जाने लगी, आपके आने की एक आस थी, अब जाने लगी। जैसे काशी ने गाना शुरू किया, सब अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे। मालिनी अभय के साथ और शालिनी विजय के साथ डांस कर रही थी, पर अभय की नज़र बस काशी पर थी और मालिनी की नज़र उस पर। विजय और शालिनी अपने में ही खोए थे। खुश थे हम अपनी तमन्नाओं का ख्वाब आया, खुश थे हम अपनी तमन्नाओं का ख्वाब आया। नजरें नीचे किए सरमाए हुए आएगा, नजरें नीचे किए हुए सरमाए हुए आएगा। काकुली चेहरे पे बिखरे हुए आएगा। पत्तियां खिड़की तो हम समझे, पत्तियां खिड़की तो हम समझे कि आप ही आ गए। सजदे मोए सजदे के मोहब्बत को हम पा ही गए। सबके जागे हुए तारे, सबके जागे हुए तारे। काशी अब विजय के साथ डांस कर रही थी। अभय को उस विजय के साथ डांस करता देखकर गुस्सा आ रहा था। डांस करते हुए काशी ने शालिनी का हाथ विजय के हाथ में पकड़ा दिया। सुबह ने सेज से उठी हुई ली अंगड़ाई, सुबह ने सेज से उठी हुई ली अंगड़ाई। ये सुबह तू भी जो आई तो अकेली आई। मेरे महबूब, मेरे होश उड़ाने वाले, मेरे मसूद, मेरे रूप के दीवाने। मैं भी जा ताकि आ भी जा ताकि मेरे सद्दू का अरमान निकाले, आ भी जा ताकि मेरे कदमों पे मेरी जान निकाले। सबके जागे तारे, सबके जागे तारे। जैसे ही गाना खत्म हुआ तो सब ने तालियां बजा दी। विजय तो उसे गले लगा लिया। शालिनी भी। अजय को विजय का काशी के पास आना बुरा लग रहा था। काशी सबका शुक्रिया कह के सबसे अलग बाहर आ गई। विजय और शालिनी अंदर ही थे, वो बाहर खड़ी थी और बाहर शांति को महसूस कर रही थी। तभी एक आवाज़ आई, कमाल का गाती हो आप काशी जी। दिल खुश हो गया। काशी ने चौक के पीछे देखा तो सहरावत जी खड़े थे। उसने शुक्रिया किया और जाने लगी तो सहरावत जी ने उसे रोक लिया। वैसे आप जैसी खूबसूरत हमने पहली बार देखी है, कमाल की खूबसूरती है आपकी। सहरावत जी ने काशी की तरफ हाथ बढ़ा के कहा तो उसके पैर पीछे कर लिए। आप नशे में हैं, मेरे ख्याल से आपको चले जाना चाहिए। सहरावत जी ने काशी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, और मेरे ख्याल से मुझे आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। काशी ने अपने हाथ छुड़ाने के उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। ये तमाचा इसलिए था कि आपको ये समझ आए कि मैं अकेली हूँ पर कमज़ोर नहीं हूँ। मुझ तक आने की हिम्मत मत करना वरना जिंदा नहीं बचेंगे, समझे। ये बोलकर वो चली गई। सहरावत अपने गाल पर हाथ लिए उसे जाते हुए देख रहा था। इस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें देना होगा, बहुत गरूर है ना तुझ में, बताऊंगा तुझे तेरी औकात। ये कहकर सहरावत वहाँ से चला गया। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को एंड करते हैं। क्या होगा आगे आने वाले एपिसोड में, ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।